स्टूडेंट्स, तो अपन लोग पॉइंट, लाइन और प्लेन तो पूरा ऑलरेडी कर चुके हैं, और पॉइंट, लाइन और प्लेन करने के बाद अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आज स्टडी करेंगे आखिरी दो ज्योमेट्रीज। सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। 3D के अंदर आधा क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, नॉट इवन हाफ अ क्वेश्चन। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री 9 और ज्योमेट्री 10 की। ज्योमेट्री 10 भी डायरेक्टली जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिट्स विट्स में आ जाती है, इसलिए मैं बता देता हूं ताकि पूरी तरह कंप्लीट रहे, 3D कहीं कोई दिक्कत ना हो। ज्योमेट्री 9 की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री लाइन और कुछ नहीं है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ज्योमेट्री 9 कहती है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। अब ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या चीज है मैं बताता हूं। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या है, आइए इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करूं। एक प्लेन है, इस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल हो, हम इसको हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ देखेंगे। तो इसको हम लोग एच प्लेन कह देते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एक अपन ने एज्यूम कर लिया भाई ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। भाई हॉरिजॉन्टल तो आपके अजम्पशन पर है, तो एक प्लेन आपको दिया रहेगा जिसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे भैया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक और प्लेन गिवन रहेगा, इसको हम जी प्लेन कह देते हैं, गिवन प्लेन। गिवन प्लेन, गिवन प्लेन या इसका नाम जी प्लेन भी आमतौर पर कहा जाता है। एच हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी सब कुछ इसके रेफरेंस में, सब कुछ इसके रिलेटिव, सब कुछ इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग सीन विद रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। और एक और दूसरा प्लेन गिवन है जी प्लेन, उसको गिवन प्लेन जी प्लेन कह दिया। एच प्लेन का मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, जी प्लेन का मतलब हमारा गिवन प्लेन। अब बात को समझनी है, गिवन प्लेन पर, जी प्लेन पर जो अलग अलग लाइंस हम खींचेंगे, जी प्लेन्स पर अलग अलग लाइंस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अलग अलग एंगल बनाएगी। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि सर ये भी प्लेन है, सर ये भी प्लेन है, तो इस प्लेन पर आप कोई भी लाइन खींचिए वो इस प्लेन के साथ सेम एंगल बनानी चाहिए, नहीं। जी प्लेन पर खींची गई अलग अलग लाइंस एच प्लेन के साथ अलग अलग एंगल बनाएंगी। डिफरेंट लाइंस ऑन जी प्लेन will make different angles with H plane. Different lines on G plane will make different angles with H plane. अब लाइन और प्लेन के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। आइए फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि लाइन और प्लेन के बीच में कैसे निकलेगा एंगल। ये हमारा प्लेन है और ये कोई लाइन है। अब लाइन और प्लेन के बीच में हम एंगल निकालना चाहते हैं, तो लाइन और प्लेन के बीच में ऐसे डायरेक्ट एंगल नहीं निकाल सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, नॉर्मल के साथ लाइन का एंगल निकाल लेंगे। अब मान लीजिए कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है, मान लीजिए लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है, तो क्लियरली नॉर्मल और लाइन के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब प्लेन के पैरेलल वेक्टर, ए वेक्टर का मतलब प्लेन के पैरेलल वेक्टर, ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब वेक्टर पैरेलल टू प्लेन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ध्यान रखना, अगर लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा है तो ये आपको कॉस थीटा नहीं देता, ये आपको साइन थीटा देता है। गड़बड़ी मत करना, ऐसे कॉमन सेंस की बात है, आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि प्लेन के साथ डायरेक्ट एंगल नहीं निकलता है, एंगल निकलता है नॉर्मल के साथ। जब भी हम जो भी कुछ प्लेन के साथ करना होता है वो हम नॉर्मल के साथ ही करते हैं। तो आप लाइन और नॉर्मल के बीच में एंगल निकालेंगे। अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है तो लाइन और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा।
तो जब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको कॉस थीटा नहीं साइन ऑफ थीटा मिलेगा, यानी साइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ये ध्यान देना है, तो कोई विशेष बात नहीं है। अच्छा, अब काम की बात है कि जी प्लेन पर खींची गई अलग अलग लाइनें एच प्लेन के साथ अलग अलग एंगल बनाएंगी। तो अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, टू फाइंड अ लाइन ऑन जी प्लेन, जी कैपिटल लिख देते हैं, टू फाइंड अ लाइन ऑन जी प्लेन विच मेक्स मैक्सिमम एंगल विद एच प्लेन। ये मैंने अब आपको क्वेश्चन समझा दिया। ये सवाल है, एक प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेफरेंस प्लेन हमारा, जिसके रिलेटिव हम सब कुछ नाप रहे हैं, और एक और कोई भी गिवन प्लेन है। गिवन प्लेन जी प्लेन पर खींची गई अलग अलग लाइनें हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अलग अलग एंगल बनाएंगी। हमको जी प्लेन पर एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो कि एच प्लेन के साथ मैक्सिमम एंगल बनाए, इसीलिए है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। एंगल जितना ज्यादा होगा स्लोप उतना ही ज्यादा होगा। ये तो हो गया सवाल। अब देते हैं इसका जवाब। जवाब इसका ये है, द लाइन ऑन जी प्लेन विच मेक्स, द लाइन ऑन जी प्लेन विच मेक्स maximum angle with H plane is a line perpendicular to line of intersection of G plane and H plane. Yes. G प्लेन पर जो लाइन एच प्लेन के साथ मैक्सिमम एंगल बना रही है, जी प्लेन पर जो लाइन एच प्लेन के साथ मैक्सिमम एंगल बना रही है, वह लाइन वो होगी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। वह क्या होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर। ऐसे यही वो लाइन होगी जो एच प्लेन के साथ मैक्सिमम एंगल बनाएगी। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, एंड दिस मैक्सिमम एंगल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन जी प्लेन एंड एच प्लेन। और ये जो मैक्सिमम एंगल बन रहा है, यह मैक्सिमम एंगल जी और एच प्लेन के बीच में एंगल के बराबर है, उससे बड़ा एंगल नहीं बन सकता। तो आइए अगर रंग बिरंगे यूज करें, अगर एच प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हम NH कह देते हैं और जी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हम NG कह देते हैं, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के सुनिएगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर NH क्रॉस NG। अब सुन ध्यान से, जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, सिर्फ सुनिए आप, जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, जो मैक्सिमम एंगल बनाने वाली लाइन है, जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, जो मैक्सिमम एंगल बनाने वाली लाइन है, जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है, जो मैक्सिमम एंगल बनाने वाली लाइन है, वो जी प्लेन के ऊपर है। अगर वो जी प्लेन के ऊपर है तो NG के परपेंडिकुलर होगी। कोई भी चीज अगर प्लेन के ऊपर है तो उसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, और बाय कंसेप्ट वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के भी परपेंडिकुलर है, तो वो NG के भी परपेंडिकुलर है और NH क्रॉस NG के भी परपेंडिकुलर है। यानी आप खट से लिख सकते हैं, वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ greatest slope is NG क्रॉस NH क्रॉस NG। दो वेक्टर, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या होता है, उनका क्रॉस। वो NG के क्यों परपेंडिकुलर है,
ये जी प्लेन के ऊपर है, और NH क्रॉस NG के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होगी, जो लाइन मैक्सिमम एंगल बनाएगी, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो NH क्रॉस NG के भी परपेंडिकुलर, NG के भी परपेंडिकुलर, तो लाइन का डायरेक्शन क्या हुआ? NG क्रॉस NH क्रॉस NG। याद रखना है, कॉपी करो, सवाल लगाइए। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन कंसेप्ट के ऊपर बेस जब हम सवाल कर लेते हैं तब ज्यादा बेटर महसूस करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये नहीं है, जो कल भी यही नौटंकी कर रहा था। हाँ, आइए, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लेकिन कंसेप्ट पर बेस्ड एक सवाल किया जाए। सवाल क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप थ्रू द पॉइंट। तो थ्रू द पॉइंट का मतलब है इसने लाइन पर पॉइंट तो दे ही दिया, ये पॉइंट है। इन द प्लेन दिस, एज्यूमिंग दैट द एक्सिस आर सो प्लेस्ड दैट दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन गिवन है आपको, ये देखिए बहुत आसान है अब तो हमारे लिए, थ्योरी हमारी पूरी क्लियर है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन? 2x + 3y - 4z = 0। और ये हमारा गिवन प्लेन है। गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या है? गिवन प्लेन की इक्वेशन है x - 2y + 3z = 0। हमको लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप निकालनी है इस पॉइंट से, तो पॉइंट तो हमको पता ही लग गया। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप क्या होगी? एक ऐसी लाइन होगी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के क्या होगी? परपेंडिकुलर। आइए निकालें। सबसे पहले लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर निकालते हैं। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर को n वेक्टर कह देते हैं, इसके नॉर्मल वेक्टर को NH वेक्टर कह देते हैं, और इसके नॉर्मल वेक्टर को NG वेक्टर कह देते हैं। तो जो n वेक्टर होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल, वो NH क्रॉस NG होगा। अब चाहे NH क्रॉस NG ले लो, चाहे NG क्रॉस NH ले लो, हार्डली मैटर, वो आपके ऊपर है। तो आ जाएगा I कैप J कैप K कैप NH 2 3 - 4 एंड 1 - 2 3। बहुत सही। तो I कैप इंटू कितना निकल गया? 3 3 9, 4 2 8 16 17, बड़ा बर्बाद नंबर आया है। माइनस J कैप 3 2 6, 6 4 10, प्लस K कैप, K कैप कितना आएगा? -4 -3 -7। ये लीजिए नॉर्मल वेक्टर यानी n वेक्टर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर आ गया 17 I कैप -10 J कैप -7 K कैप, ये निकल के आ गया। अब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर को, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल वेक्टर को हम A वेक्टर कह देते हैं। तो A वेक्टर किसके बराबर होगा? A वेक्टर और कुछ नहीं होगा, ये बन जाएगा NG क्रॉस N वेक्टर। तो इसको भी निकाल लेते हैं। I कैप J कैप K कैप NG 1 - 2 3 और 17 -10 -7, ये हमारे पास निकल के आ गया। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। हाँ एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं। I कैप 3 3 9, हाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 17 की जगह 1 आएगा 1, हाँ क्योंकि कट जाएगा, वो मैंने उसको काटा नहीं। 3 3 9 और ये बिल्कुल सही, तो 17 नहीं आएगा, तो ये 1 आएगा। ठीक है, और बाकी सारा मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। अब ठीक है, माइनस साइन, ओके। तो इनको आप अपन यहां पर देखें तो I कैप इंटू -2 -7 14 और 3 - 10 -30 30, उत्तरी 30 14 44, बड़ा बेकार है। माइनस J कैप इंटू -7 और -3 -10 प्लस K कैप इंटू -10 +2
-8। ये देखो ये सही निकाला है मैंने, 44i कैप प्लस 10j कैप -8k कैप। ये बिल्कुल सही निकल के आया है, बिल्कुल सही निकल के आया है। अब आपको लाइन के पैरेलल वेक्टर भी पता और लाइन पर पॉइंट भी पता, तो लाइन की इक्वेशन तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चों को लिखवाई जा रही है। आइए लिख दें, x माइनस 2/44 इज 2 नहीं 7, x माइनस 7/44 y माइनस 2/10 इज इक्वल टू z प्लस 1/-8। बिल्कुल मिल गया आंसर। कॉपी कर लीजिए। आईआईटी से रिलेटेड सारी ज्योमेट्री कवर हो गई। एक आखिरी ज्योमेट्री बता रहा हूं, ज्योमेट्री 10। ये वैसे जेई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिट से इधर उधर आ जाती है। जेई के सिलेबस या मेंस के सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक आध दो एग्जामिनेशन में आ जाती है, तो इसलिए हल्का सा कंसेप्ट बता देता हूं। स्फीयर, स्फीयर ये जेई के सिलेबस में नहीं है, तो पीएचडी नहीं करनी है। जितना मैं यहां बता दूंगा उतना ही काफी होगा, सिर्फ सुन लेना है एक बार। स्फीयर अपना फुटबॉल, जैसे सर्किल इन 2D होता है, वैसे स्फीयर गोला इन 3D होता है। स्फीयर को हिंदी माध्यम में गोला कहते हैं, त्रिआयामी ज्यामिति में, यानी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब स्फीयर के बारे में ज्योमेट्री तो दिमाग में आई गई होगी, गोला, इसका एक सेंटर होगा, इसका एक रेडियस होगा। अब मान लीजिए, अब इक्वेशन देखते आइए, सिर्फ आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। मान लीजिए स्फीयर का सेंटर x1 y1 z1 है और स्फीयर का रेडियस r है, बिल्कुल सर्किल की तरह है। तो ऐसे केस में इक्वेशन लिख सकते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, z माइनस z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात है। कोई भी पॉइंट अगर स्फीयर पर होगा तो उसकी सेंटर से दूरी कितनी होगी, r के बराबर होगी। तो अगर आपको सेंटर पता, रेडियस पता, तो स्फीयर की इक्वेशन पता। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनरल इक्वेशन। जो स्फीयर की जनरल इक्वेशन होती है वह ऐसी दिखाई पड़ती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2wz प्लस c इक्वल टू 0। देखो, अगर आप z के कंपोनेंट को 0 कर दो तो आपको सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। अब मन में बस सर्किल सर्किल चलाते रहो। तो अगर ये जनरल इक्वेशन है तो इसका सेंटर कितना होगा, -g -f -w। और सोचो, मन ही मन सोचो कि इसका रेडियस कितना होगा, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस। बहुत सिंपल। अगर z के कंपोनेंट को 0 कर दो तो ये बिल्कुल सर्किल की तरह काम करेगा। इसके अंदर एक डायमीटर, बस 4 बातें जाननी है, केवल 4। इसके अंदर एक डायमेट्रिक फॉर्म भी होता है। अब याद करो सर्किल का डायमेट्रिक फॉर्म, बस आप समझ जाएंगे। मान लीजिए इस स्फीयर के डायामीटर के एंड पॉइंट, डायामीटर का एक एंड पॉइंट x1 y1 z1 है और इस स्फीयर के डायामीटर का दूसरा एंड पॉइंट x2 y2 z2 है। डायामीटर एक एंड पॉइंट x1 y1 z1 और डायामीटर का दूसरा एंड पॉइंट x2 y2 z2 है। तो क्या हम स्फीयर की इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं, यानी डायमेट्रिक फॉर्म में क्या आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। अब सर्किल में क्या होता, z कोऑर्डिनेट नहीं होता। ये 4 ही बातें बतानी है स्फीयर में। ये 3 बातें मैंने बता दी, 1 2 3। स्फीयर की इक्वेशन, अगर सेंटर रेडियस पता है, जनरल स्फीयर की इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन से उसका सेंटर रेडियस निकालना, और डायमेट्रिक फॉर्म। कॉपी करो, चौथी बात बताएं और चैप्टर खत्म। कॉपी करिए।
यस, ज्योमेट्री 10 के अंदर आखिरी बात जो मुझे बतानी थी, आइए उस बात को बता दें। इसी बात पर आमतौर पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन। ये अक्सर पूछा जाता है, बिट्स का फेवरेट क्वेश्चन है। एक स्फीयर है और एक प्लेन है। अब खुद ही आप लोग सोचो कि स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा। स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन एक सर्किल निकल के आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, अपना गेंद है, उसको अगर आप बिल्कुल ऐसे प्लेन से काट दो तो एक सर्किल निकल के आ जाएगा। स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो एक सर्किल निकल के आएगा। स्फीयर और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो एक सर्किल निकल के आएगा। मैं इंटरेस्टेड हूं इस सर्किल का सेंटर और रेडियस जानने में। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्फीयर एंड प्लेन विल फॉर्म अ सर्किल। अब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो सर्किल बना है उस सर्किल का सेंटर और रेडियस जानने में। बहुत आसान है। स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर परपेंडिकुलर डालो। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस सर्किल का सेंटर है। फॉर्म अ सर्किल, इसका सेंटर विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन। इस सर्किल का सेंटर क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन। अब इसका रेडियस कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है और स्फीयर का रेडियस r है तो इस सर्किल का रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। जहां पर r क्या है? r कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और d क्या है? d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम प्लेन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना पता हो, सब कुछ पता है। अगर स्फीयर गिवन होगा तो स्फीयर का रेडियस पता होगा, स्फीयर का सेंटर पता होगा। अगर स्फीयर का सेंटर पता है तो उस पॉइंट से प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पता होगा और उस पॉइंट से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता होगा। तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्किल आएगा उस सर्किल का सेंटर भी पता, रेडियस भी पता। दिस फिनिशेज कंप्लीट 3D। कॉपी कर लीजिए।